हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे? हम इसमें स्टडी करेंगे किस तरह से कोई सोल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट में किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिया हुआ एक सॉल्वेंट ए और एक सॉल्वेंट बी। हम उसमें डाल रहे हैं कोई सोल्यूट एक्स। वो सोल्यूट एक्स अपने आप को उन दोनों सॉल्वेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इमिसिबल सॉल्वेंट क्या होते हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट वो होते हैं जो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं एक दूसरे में, उनकी जो लेयर है वो सेपरेट रहती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक सॉल्वेंट लिया हुआ है CCl4, दूसरा सॉल्वेंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे वाटर। मैं इसमें जो सॉल्यूट डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ इसमें आयोडीन। जब मैं इसमें आयोडीन डालती हूँ तो इसमें क्या देखते हैं, जो आयोडीन की कंसनट्रेशन है वो CCl4 में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये जो कंसनट्रेशन है आयोडीन की वो CCl4 में 86 टाइम्स ज़्यादा होती है देन वाटर, क्योंकि जो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी है वो CCl4 में ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आगे जब स्टडी किया 1891 में नर्स्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई सोल्यूट अपने आप को दो नॉन मिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन टू लेयर इज कांस्टेंट। जो उनकी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन होती है उन दो लेयर्स के अंदर वो कांस्टेंट रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मीन्स C1/C2 इज इक्वल टू K, where K is the partition coefficient and C1 is the concentration of solute in solvent A and C2 is the concentration of solute in solvent B। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि जो आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है यानी के की वैल्यू है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड पेयर, तीसरा है आपके पास टेम्परेचर। किस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपके पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो जो डिफरेंट सॉल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब उनकी अगर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो कंसनट्रेशन होगी इन इमिसिबल सॉल्वेंट वो भी डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे दो लिक्विड पेयर लिए हुए हैं वाटर और बेंजीन। मैं उसमें सोल्यूट डाल रही हूँ बेंजोइक एसिड। जब मैं इसमें सोल्यूट डालती हूँ बेंजोइक एसिड तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 0.0274। जब मैं इसी लिक्विड पेयर के अंदर सोल्यूट डालती हूँ सक्सिनिक एसिड। मैंने अब क्या क्या सोल्यूट चेंज कर दिया। अब सोल्यूट चेंज कर दिया उसकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो आती है 0.096। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे चेंज किया है नेचर ऑफ अब मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, लिक्विड पेयर। यानी कि अब हम सॉल्यूट तो सेम रखेंगे, जो इमिसिबल सॉल्वेंट है हम उसको चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वाटर और ईथर। जब मैं वाटर और ईथर ले रही हूँ और सॉल्यूट सेम रख रहे हैं सक्सिनिक एसिड तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 5.423। लेकिन जब मैं यहाँ पे जो लिक्विड पेयर है वो ले रही हूँ वाटर और बेंजीन और सोल्यूट सेम है सक्सिनिक एसिड, तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.096। इट मीन्स जो आपकी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो विद नेचर ऑफ लिक्विड पेयर भी वो चेंज हो जाती है। थर्ड जो मेन पॉइंट आता है वो आता है आपके पास टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप चेंज करते हो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी चेंज होने का मतलब है उसकी जो कंसनट्रेशन है इन सॉल्वेंट वो चेंज हो जाएगी। अगर उसकी कंसनट्रेशन चेंज होती है तो इट मीन्स उसका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो एज द टेम्परेचर चेंजेस पार्टीशन कोफिशिएंट आल्सो चेंजेस। अब एक्सपेरिमेंटली किस तरह से हमने इसको वेरीफाई किया, हमने क्या किया हुआ है, हमने दो लिक्विड पेयर लिए हुए हैं इमिसिबल सॉल्वेंट के, आपके CCl4 के और वाटर की। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमने रखा हुआ कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, आयोडीन डाल रही हूँ। मैंने क्या किया, इन CCl4 को वाटर को इसके अंदर मैं इसमें आयोडीन डाला, इसको शेक किया और इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। जैसे मैंने इसको छोड़ा अनडिस्टर्ब्ड रहा, ये दोनों लेयर्स आपकी सेपरेट आउट होगी। फिर मैंने उसमें से एक लेयर आपकी CCl4 की बन जाएगी, एक लेयर आपकी नीचे की तरफ आप उसकी वाटर की बन जाएगी। अब CCl4 की जो मतलब ऊपर वाली जो एक लेयर है मैंने उसमें से पिपेट आउट किया, नॉन वॉल्यूम लिया उसका और उसको टाइट्रेट कर दिया अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। जब मैंने उसको टाइट्रेट किया तो वहाँ से मैंने कंसनट्रेशन निकाल ली, कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने कंसनट्रेशन ऑफ फिर मैंने क्या किया, दूसरी लेयर्स से पिपिट आउट किया और वहाँ से पिपिट आउट किया, उसको टाइट्रेट किया और उसकी मैंने वहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन निकाल ली। तो इस तरह से मैंने कंसनट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 लिया और मैंने इसकी फिर क्या निकाली, एक तो आई आपकी 0.02, फिर इसकी आ गई आपकी 0.023,
तो यहाँ पे मेरे के की वैल्यू जो आई वो 86.95 है। फिर फर्दर मैंने फिर लिया 0.04 आई, इसमें आगे 0.0047, मैंने फिर उसकी के की वैल्यू ली हुआ है आपके पास 85.10। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो के की वैल्यू आ रही है वो आपकी कांस्टेंट आ रही है। तो और यही क्या है आपका नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता होता है, जिसे हमें क्या है, हम इसको अब इसके बारे में बाद आगे हम पढ़ते हैं कि क्या उसकी लिमिटेशन थी नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो पहली लिमिटेशन उसकी ये है कि आपका जो नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो तभी एप्लीकेबल रहेगा जब उसका टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखते हो। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है दो सॉल्वेंट की वो भी चेंज हो जाती है। सो जो आपके पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। टू सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल और स्प्रेंगली सॉल्युबल। जो आपके जो सॉल्वेंट आपने लिए हुए हैं वो इमिसिबल होने चाहिए, यानी कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होने चाहिए। टू सॉल्वेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्वेंट है अगर हम उसमें जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन को आपको जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए। और जो मॉलिक्यूलर स्टेट है सॉल्यूट की वो सेम रहनी चाहिए दोनों सॉल्वेंट के अंदर। इट मीन्स वो ना तो एसोसिएट हो ना वो वहाँ पे डिसोशिएट हो। ये मेन उसकी लिमिटेशंस थी। फिर कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कंडीशंस क्या हैं उसकी। पहली कंडीशन ये है, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका सॉल्यूट जो है, ये लॉ आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका जो सॉल्यूशन है, सॉरी जो सॉल्यूट है वो ना तो एसोसिएट हो ना वो डिसोशिएट हो। अगर वो आपका एसोसिएट हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है तो वहाँ पे जो आपका जो लॉ है वो आपका मॉडिफाई हो जाता है।